हेलो नमस्कार साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रवि भूषण और आपके सामने मैं लेके आया हूँ आज के एग्जाम होने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। साथियों, जो आपके आज एग्जाम होने वाले हैं बायोलॉजी का, उसका क्वेश्चंस मैं बायो का लेके आया हूँ, जो कि एकदम रियल क्वेश्चंस है और उसका मैं आंसर बताऊंगा। आप लोगों को सिर्फ एग्जाम हॉल में जाना है और आंसर पर टिक लगा के चले आना है। तो चलिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूले। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला सवाल, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे। चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, नाशपाती का वैज्ञानिक यानी वनस्पति नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला सवाल का जवाब आप लोग देंगे कि नाशपाती का वैज्ञानिक नाम यानी वनस्पति नाम क्या है। साथियों, ये पीडीएफ हमने न जाने कहां से लाया है और ये पीडीएफ अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, ये प्राइवेट ही है, लेकिन हमने आपके पास लेके आया। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार। तो नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? पाइनस क्यूनिक्स है। क्या है? पाइरस क्यूनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। तो ए मार के आप लोग नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेट भी बदला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग स्टूडेंट के पास जाता है, जो कि ऑप्शन चेंज रहता है। ए के बदले यहाँ पे डी में इसका आंसर दिया होगा। तो आप लोग यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, आंसर देखेंगे कि आखिर क्या होगा। ए नहीं, पाइनस क्यूनिक्स, इस पर ध्यान देना है। क्या? पाइनस क्यूनिक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। तो ये ऑप्शन नंबर ये 100% राइट है। चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि मुकुल द्वारा जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है। चलिए 2 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से बताएंगे आप लोग कि मुकुल द्वारा जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है। फटाफट से सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए। फटाफट से आप लोग बताइए, मुकुल द्वारा जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, ए और सी दोनों में, या अमीबा में होता है। रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग occurs in which of the following? ईस्ट, हाइड्रा, बोथ ए और बी और अमीबा। तो साथियों आपको बता दें, मुकुलन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ए और सी दोनों, ए तथा सी दोनों में होता है। जी हाँ, ईस्ट में होता है और अमीबा में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी इस ऑप्शन के लिए एकदम राइट है। 100% साथियों ये करेक्ट आंसर है, किसी को घबराना नहीं है और राइट आपको यही मार के आना है आपके एग्जाम में। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, और एकदम लल्लू सा सवाल पूछा है। लो लेवल का सवाल आपसे बायोलॉजी में पूछा गया है। किस लेवल का? लो लेवल का सवाल पूछा गया है। कहता है प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। चलिए 3 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताएंगे। प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? आलू, हल्दी, अदरक या बी और सी दोनों में? जी हाँ, राइजोम, जिसे प्रकंद को क्या कहते हैं? इंग्लिश में राइजोम कहते हैं। क्या? राइजोम कहते हैं। प्रकंद को अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं और अंग्रेजी का वर्ड यहाँ पे कट गया है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? बी और सी दोनों में। अदरक में भी ये देखा जाता है और हल्दी में देखा जाता है, लेकिन आलू में कंद द्वारा होता है, ये नहीं होगा। आलू में किस द्वारा होता है? कंद द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका एकदम राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों एकदम राइट होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट होगा। प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें? बी और सी दोनों, अदरक और हल्दी दोनों में होता है। चलिए चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ। चौथा नंबर सवाल ये रहा, कहता है कि शल्ककंद का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, शल्ककंद का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं छोटा छोटा, ये पिछले ईयर का लाइनिंग नहीं है साथियों, इसी ईयर का है, जो कि हमने एक वीडियो क्रिएट कर रखा था, जो कि डिलीट हो गया है और फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है। तो ये इमिडिएटली हमको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, क्योंकि इसका पीडीएफ भी डिलीट हो गया था मेरे फोन से। तो आप लोग बताएंगे कि शल्ककंद का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? अदरक, आलू, प्याज या मूली? शल्ककंद की बात की है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बल्ब? अंग्रेजी में आप लोग जब जाएंगे तो एकदम हल्का वर्ड लगेगा, यहाँ पे शल्ककंद थोड़ा भारी वर्ड है, लेकिन बल्ब जब आप याद रखेंगे तो एकदम देखते ही याद हो जाएगा। चलिए इसका ट्रिक बताते हैं। बल्ब का मतलब क्या होता है? बल्ब, जैसे घर में जो जलता है वो बल्ब, और बल्ब प्याज की तरह होता है। किसकी तरह? प्याज की तरह होता है। इसे आप याद रख सकते हैं। जब भी यहाँ पे ऐसा वर्ड आए तो आप लोग अंग्रेजी में जरूर देख ले, विच एमंग द फ्लोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ बल्ब, तो ये क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। फटाफट से एक बार आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी ग्रुप है, जितने भी दोस्त हैं, सभी के पास शेयर कर दे। चलिए 5वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है,
कहता है आवृतबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भ्रूणपोष आवृतबीजी में किस प्रकार का पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार का पाया जाता है, फटाफट आप लोग बताएंगे। आवृतबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट आप लोग बताएंगे। जी हाँ, त्रिगुणित पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। त्रिगुणित कहने का मतलब 3n होता है। क्या 3n होता है? बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या कहते हैं? 3n कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और इसका एक और काम है, चाहे तो आप इसको सब्जेक्टिव में शायद पूछा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। त्रिगुणित का काम क्या है साथियों? पोषण प्रदान करना। किसको? पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करना? भ्रूण को पोषण प्रदान करना त्रिगुणित भ्रूणपोष का कार्य है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्का दिए जाएंगे। चलिए 6ठा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है? परागपिंड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, परागपिंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग पोलोनिया आर फाउंड, किसमें पाया जाता है परागपिंड? मदार, मटर, चना घास, क्लोट्रोपिक्स, पी, ग्रीम, ग्राम या ग्रास, किसमें पाया जाता है? फटाफट आप लोग बताएंगे। परागपिंड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मदार में पाया जाता है। किसमें? मदार में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 100% इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है साथियों। परागपिंड किसमें? मदार में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल, 7वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थेनोकार्पिक फल है? जी हाँ, पार्थेनोकार्पिक फल की बात की है। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। सिर्फ आपको एग्जाम हॉल में बैठना है और 5 मिनट के अंदर में 30 क्वेश्चंस का जवाब देके आप लोगों को बैठ जाना है। उसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव मजे से लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पार्थेनोकार्पिक फल है? सेब, नाशपाती, केला, इनमें से कोई नहीं। यह पार्थेनोकार्पिक फल की बात की है तो कौन है यहाँ पे? केला है। पार्थेनोकार्पिक फल कौन है साथियों? यहाँ पे केला है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। केला पार्थेनोकार्पिक फल है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा साथियों। जो भी सवाल हमने बताया है, जो भी क्वेश्चंस बताया है, उसका 100% आंसर वही होने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है, स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ के रहना है। चलिए आगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है स्तन ग्रंथि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है? जी हाँ, स्तन ग्रंथि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है, ये आपको बताना है। एंड्रोक्राइन ग्रंथि का, लेक्सिमरल ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखो तो कहता है मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। एंडोक्राइन ग्लैंडी, लेक्रमल ग्लैंड या श्वेत ग्लैंड या नॉन ऑफ दीज। जी हाँ, फटाफट से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्तन ग्रंथि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का उदाहरण है साथियों? तो ये श्वेत ग्रंथि का उदाहरण है। जी हाँ, श्वेत ग्लैंड का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। 100% इसका श्वेत ग्रंथि का उदाहरण है कौन? स्तन ग्रंथि। एकदम लल्लू सा सवाल पूछा गया है और इसका आंसर आप लोगों को बवंडन तरह से देना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। 9 नंबर सवाल आपसे पूछा है साथियों। कहता है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जी हाँ, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच अमॉन्ग द फ्लोइंग। तो चलिए बताइए किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें? घोड़े में, मनुष्य में, शशक में या कुत्ते में? हीमोकोरियल अपरा की बात की है, किसमें पाया जाता है साथियों? जी हाँ, हीमोकोरियल अपरा की जब भी बात होती है तो ये रैबिट में पाई जाती है, शशक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। शशक में हीमोकोरियल अपरा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% राइट है। कितना? 100% ये राइट है सवाल। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। कहता है कि भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण इस्तेमाल होता है? ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल साथियों बहुत बार फाइनल एग्जाम में, जी हाँ, फाइनल एग्जाम में भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है? इम्यूनोसिंथेसिस एक होता है साथियों, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शायद ऑप्शन नंबर सी में दिया था, वो कट गया है। आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 12 नंबर सवाल कहता है, सॉरी 11 नंबर भी कट गया है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है जलीय आर्थ्रोपोड हाइड्रोफाइट्स
पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? चलिए बताइए इसका। जलीय हाइड्रोफाइट्स पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल है, हाइड्रा है, ट्रोपा है, इनमें से सभी है। जलीय हाइड्रोफाइट्स पौधे का यानी जलीय इनमें से कौन सा पौधा है, ये आपसे सिंपल से पूछा गया है 12 नंबर सवाल में। 11 नंबर मिस हो गया है तो बिल्कुल भी आप लोग घबराएंगे नहीं। 11 नंबर एकदम हलवा सवाल था, आप लोग फाइनली लगा के आ जाएंगे अपने एग्जाम से। तो जलीय हाइड्रोफाइट्स पौधे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? इनमें से सभी क्या है? जलीय है। कमल भी जल में खिलता है, हाइड्रा भी और ट्रोपा भी। यानी विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स? तो ल्यूटस, हाइड्रिला और ट्रोपा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है? कहता है उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? गामा विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण, इथिलीन या IAA? तो उत्परिवर्तन की बात जब भी आए साथियों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो आप लोग लगा के आएंगे इथिलीन द्वारा। एकदम ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। 100% ऑप्शन राइट है साथियों, इथिलीन। तो आप लोग इथिलीन लगा के आएंगे। उत्परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? प्रेरित करता है, इथिलीन करता है। तो बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट होगा NCERT के हिसाब से। चलिए 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और ये पूछा है आपसे कि मानव में रुधिर वर्ग ABO के लिए कितने जीन जिम्मेदार है? मानव में रुधिर वर्ग ABO के लिए कितने जीन जिम्मेदार है? तो चलिए हम बताते हैं। पहला जीन तो A है, दूसरा क्या है साथियों? B है, तीसरा तो O है और चौथा टोटल मिला के ABO हो जाता है। यानी मानव जीन के लिए, रुधिर वर्ग के लिए, ABO के लिए कितने जीन जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ टोटल के टोटल कितना होता है? 3 होता है। पहला A होता है, दूसरा B होता है, तीसरा AB होता है, सॉरी 4 होता है यहाँ पे, AB और O। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट है इसका। इंग्लिश में देखें तो कहता है हाउ मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमरस? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। 4 नंबर ऑप्शन एकदम राइट होगा। 4 जीन जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। 15 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है? और ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा है आपके लिए, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। DNA की संरचना से ये सवाल पूछा गया है। जब आप लोग जाएंगे डबल कुंडली संरचना में तो आप लोगों को ऐसा एक संरचना मिलेगा। यहाँ पे पूछा है कि DNA में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी पूछा है, यानी ये वाला दूरी पूछा है, ये वाला। तो आप लोगों को बताना है कि कितना दूरी होता है। और DNA के संरचना में जब आप लोग जाएंगे NCERT में तो पूरी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इंग्लिश में देखो तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव 2 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ BDNA? क्या है? BDNA, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। 3.4 एंगस्ट्रॉम इसका दूरी होता है बीच का। तो ये एकदम 100% राइट आंसर है इसका 15 नंबर सवाल का। 16 नंबर सवाल अगर देखें हम तो 16 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से समापन कोड कौन सा है? चलिए बताइए कि समापन कोड इनमें से कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोड? जी हाँ, टर्मिनेशन कोड इनमें से कौन है? समापन कोड, यानी समापन जो करता है इस कोड का वो कौन सा है, ये आपको बताना है। 16 नंबर सवाल में आपसे यही पूछा गया है। तो फटाफट से आप लोग लाइक करें वीडियो को, फटाफट से एक बार शेयर कर दे वीडियो को और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो समापन कोड कौन कहता है? उल्लू आया आया। इसको एक ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं उल्लू आया आया। तो ये एक प्रकार का समापन कोड है। ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट है। ऐसा इनमें से कोई कोड नहीं है जो प्रारंभिक कोड है। जी हाँ, प्रारंभिक कोड इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। और समापन कोड की जब भी बात आपसे क्वेश्चन में किया है तो ऑप्शन नंबर सी में किया है और ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। 100% क्वेश्चन की बात करें राइट है तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। 17 नंबर सवाल भी एकदम लल्लू सा पूछा है। कहता है DNA द्विकुंडलन की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? साथियों टेस्ट लेने का सिंपल सी बात है कि ये सवाल आपसे फाइनल एग्जाम में कहाँ से पूछने जा रहा है। तो सिंपल सी बात है DNA से भी सवाल आपके पास कम से कम 2 सवाल आएंगे। तो DNA को आप एकदम क्लियर कर ले। तो DNA द्विकुंडली की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, ये आपसे पूछा गया है 17 नंबर सवाल में। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है कि पूरक तथा प्रति समानांतर होना चाहिए, हमेशा वृत्ताकार होना चाहिए, समानांतर, इनमें से सभी। तो हमेशा पैरेलल तो हो नहीं सकता। इंग्लिश में देखें तो हमेशा पैरेलल हो नहीं सकता और इनमें से सभी, तो यहाँ से ऑप्शन कट गया। हमेशा वृत्ताकार भी नहीं होता है। DNA द्विकुंडली की विशेषता होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे होती है पूरक होता है लेकिन प्रति समानांतर होता है। जी हाँ, पूरक होता है, प्रति समानांतर कहने का मतलब एक लड़ी यहाँ से है 3 से 5
तो यहाँ से 3 से 5 ऊपर की ओर होना चाहिए। प्रति समानांतर यानी उल्टा होना चाहिए। कंप्लीटरी और आर्टिपैलर एंटी पैरेलल होता है। यहाँ पे स्पेलिंग में गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, एंटी पैरेलल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। तो डीएनए से आपके पास अगर फाइनल एग्जाम में आए तो टोटल के टोटल 2 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। अवशेषी अंग से एक सवाल आपसे पूछ दिया जाता है, और अवशेषी अंग की बात करें तो ये आपके चैप्टर से फाइनली हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है अवशेषी अंग के बारे में। तो अवशेषी अंग कहने का मतलब क्या है, आपके कान के जो पन्ने हैं साथियों वो भी एक अवशेषी अंग का कार्य करता है, और पाचन ग्रंथि में भी एक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो अवशेषी अंग है। एक निक्टेक्टिंग झिल्ली है, ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है साथियों, और कॉर्किक्स भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। क्या ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, यानी ऑप्शन सी एकदम राइट होगा। इंग्लिश में देखें तो कहता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज वेस्टिकल ऑर्गन्स इन मैन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट था, जो भी यहाँ पे अंग्रेजी में कट गया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में तो है। 19 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाए जाने वाले पक्षी था। जी हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का पक्षी था जो किस काल में पाया जाता था, जो अब विलुप्त हो चुका है फाइनली धरती से। तो इंग्लिश में देखें तो कहता है द वर्ड आर्कियोप्टेरिक्स was found in which period? त्रियासिक काल, जुरासिक काल या क्रिटेशियन काल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जुरासिक काल में विलुप्त हुआ पक्षी है। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। चलिए 20 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला सवाल 20 नंबर कहता है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, ये सवाल कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइनल एग्जाम के लिए भी, और आपके जो एग्जाम आज होने वाले हैं 1:30 बजे से शायद है, उसमें भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। और 1:30 बजे वाला एग्जाम में तो हमेशा ये साथियों फाइनली पूछा ही जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस है ही, 100% राइट क्वेश्चंस है, और वही क्वेश्चंस है जो आपको आज बायोलॉजी में पूछा जाने वाला है। तो फाइनली आप लोग सिर्फ आंसर को ध्यान में रखेंगे। तो जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है, एंथेमोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, एनोलॉजी या हीमोलॉजी। तो जीवाश्म के अध्ययन को हीमोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है, हीमोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन कहलाता है। 21 नंबर सवाल, राइबो न्यूक्लियोटाइड को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है, ये आपसे पूछा गया है। राइबोज, शर्करा और नाइट्रीशियस क्षार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एकदम राइट है। क्या राइबोज, शर्करा प्लस नाइट्रोसियस क्षार मिलकर राइबो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बोले तो इसका एकदम राइट है। चलिए आगे 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है, नाम बताइए। इंग्लिश में देखें तो कहता है नेम द ऑर्गेनल विच हेल्प इज ट्रांसलेशन, लाइसोसोम, राइबोसोम, स्प्लाइसियोसोम या एक्सोसोम। बायोलॉजी के कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं रहता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो एकदम अच्छे अच्छे वर्ड लिखे जाते हैं। तो बताइए आप लोग कि किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो एकदम राइट है, राइबोसोम की मदद से ये होती है। आगे चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है ह्यूमरल असंक्रमता किससे संबंधित है, एक कोशिका, बीटा कोशिका, टी या केस कोशिका से। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, ए सेल, बी सेल, टी सेल या के सेल। तो ह्यूमरल असंक्रमता की बात करें साथियों तो ये बीटा सेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है, बीटा सेल से संबंधित है। 23 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा, एकदम राइट है, बीटा सेल। चलिए अगला सवाल देखें, 24 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है टाइफाइड बीमारी निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक है। टाइफाइड बीमारी का निम्नलिखित में से कौन सा जनक है, कहने का मतलब है टाइफाइड किस
इनमें से कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन है जिससे टाइफाइड होता है। 24 नंबर सवाल आपसे यही पूछा गया है, क्या बैसिलस थुरिनजेसिस से होता है। एंथ्रेसिस यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। बाइवेक्स साथियों, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स बहुत ही खतरनाक होता है, इससे टाइफाइड नहीं होता, साल्मोनेला टाइफी से होता है। किसे? साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड नामक बीमारी होता है। और इसका आंसर आपके क्वेश्चंस और आंसर से मिला हुआ है, टाइफी और टाइफाइड। तो ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल लगा के आ सकते हैं। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड बीमारी का रोग वाहक होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। रोगजनक क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। तो आप लोग गलत जवाब नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा के आएंगे, साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड बीमारी का मुख्य कारण है। 25 नंबर सवाल साथियों आपसे क्या पूछा गया है, आप लोग फटाफट से आप लोग लाइक करते जाए। 26 नंबर सवाल है कि केंचुआ, फफूंद और गोवर बीटल और मृदा माइट्स आदि में क्या समानता है। ये सभी हर्बीवर्स है, कॉर्निवोरस है, ओमनियोवेरस है या डेट्रोवोरस है। क्या है? केंचुआ, फफूंद, गोबर, ये क्या है? व्हाट इज द कॉमन अर्थवर्म, मशरूम, डंग बीटल एंड स्वेल मिट्स, दे ऑल आर। तो क्या है साथियों? ये केंचुआ, फफूंद, गोबर बीटल तथा मृदा माइट्स क्या है? तो ये सभी हर्बीवोरस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट होगा, एकदम हर्बीवोरस। चलिए अगला सवाल 26 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है गिर वन किसके लिए विख्यात है। जिराफ, चीता, हिरन, शेर। गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर जिराफ, चीता, डीर यानी हिरन, लायन यानी शेर। किसके लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है साथियों? गिरवन। गिरवन की बात करें तो साथियों ये लायन के लिए विख्यात है, शेर के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है, शेर के लिए गिरवन विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। 27 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, एक पारितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। जैफ्रिक, डेट्रिकस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक पारितंत्र की बात करें साथियों तो आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? दो, एक जेग्रिस होती है, बी और डेट्रिसस होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, कहता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड चेंज इन द इकोसिस्टम। तो ये टोटल के टोटल ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ऑप्शन राइट है। चलिए 28 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है। 28 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु विलुप्त हो गया है। तो डोडो की बात करें, सिंपल सी बात है, डोडो ऐसा जंतु है जो विलुप्त हो चुका है, बिल्कुल भी पृथ्वी पर यह अब नहीं पाया जाता। इंग्लिश में कहता है विच अमंग द फ्लोइंग एनिमल्स बिकम एक्सिट। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एकदम इसका राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, डोडो। और हिरन की बात करें तो अभी भी प्रेजेंट है, बाघ भी प्रेजेंट है, सफेद मोर भी पाया जाता है, लेकिन डोडो विलुप्त हो चुका है बिल्कुल पृथ्वी से। चलिए फाइनली आपका 2 क्वेश्चन और है, कहता है मरुद्भिद पौधा निम्नलिखित में से कौन है। ट्रोपा, केजुराइना, नागफनी या बी ब एवं स दोनों, यानी बी एवं सी दोनों। तो मरुद्भिद पौधे की बात करें साथियों तो नागफनी जो होती है, विच अमंग द फ्लोइंग इज ए जीरोफिटिक प्लांट। तो ये नागफनी और केजुराइना ये दोनों मरुद्भिद पौधा है, धरती के अंदर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसका एकदम राइट है। और जो भी सवाल का आंसर हमने बताया है वो 100% राइट है, ऑफिशियल आंसर की है ये, और बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। आज का लास्ट सवाल और आपके एग्जाम का कुछ ही क्षण बाकी है और आप लोग लगा के आ सकते हैं 100 में 100। तो बताइए कि प्राकृतिक जीन क्लोनिंग संभाग का उदाहरण क्या है। वृत्ताकार, लिनियस, ट्राई पिरामिड या विरियन। तो साथियों मैं आपको बता दूं जो प्राकृतिक जीन क्लोनिंग संभाग था, संभाग का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। जब भी पौधे में अगर कोई रूपांतरण करना होता है तो हम लोग गोली और बंदूक का सहायता से जीन को एक जगह से दूसरे पौधे में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि पौधे की जो छाल होती है बहुत सारे मोटा होती है और उसमें समांतर सुई के माध्यम से जीन को प्रवेश नहीं कराया जा सकता, इसलिए गोली और बंदूक की सहायता लेते हैं। और गोली के जो नोक होती है उस पर हम लोग जीन को चिपकाते हैं और फायर करते हैं। तो ये वृत्ताकार प्लाज्मिड है साथियों, जो प्राकृतिक था और इसमें बहुत सारे अब चेंज किया गया है। लेकिन जब भी प्राकृतिक जीन संवाहक की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट होगा, वृत्ताकार पिरामिड। तो टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए एकदम राइट आंसर हमने बताया है, और आप लोग बिल्कुल लगा के आएंगे यही सवाल का आंसर। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसका सॉल्यूशन वाली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।